फिर भी मार्क्स कम आते और कभी मार्क्स कम पढ़ते फिर भी मार्क्स ज़्यादा, जिससे हम डीमोटिवेटेड होते कि हमने इतना पढ़ा फिर भी हमें नंबर कम आए, क्यों? देखो अगर बिना पढ़े मार्क्स ज़्यादा आ गए मतलब वो तो आपका लक था। नमस्कार, मैं लाल सिंह सोलंकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिला कलेक्टर टीना डाबी की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के कार्यक्रमों की कड़ी में आज जैसलमेर कलेक्ट्रेट स्थित DRDA सभागार में बालिकाओं के साथ जिला कलेक्टर ने करियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन विषय पर परिचर्चा की। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बालिकाओं को राष्ट्र संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित अन्य कई प्रकार की कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स बताए। Thank you, ma'am, for completing my dream today. And my main question is to ma'am how to choose an optional subject, because it is very difficult task to choose an optional subject. And ma'am, my second question is ma'am, how to be consistent in studies, because sometimes we study 2 hours or sometimes we study only for 1 hour. Ma'am, how to be consistent in this? Very good question. So second question तो सबके लिए relevant है. Even तो वैसे अभी स्कूल में. So first question, UPSC की जो एग्जाम है वो हमारी कंट्री में सबसे टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है. और उसका रीजन ये है कि इस एग्जाम में हर स्ट्रीम से बच्चे बैठते हैं जो ऑलरेडी लोग जॉब में हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं. सब लोग इसमें के बैठोगे मतलब आप समझो जैसे आप आज कॉलेज से निकले हो तो आप यहाँ कम्पीट कर रहे हो अपने जैसे बच्चों के साथ, साथ में उन लोगों के साथ जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम. आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप एक डॉक्टर के साथ भी कम्पीट कर रहे हो, आप एक MBA ग्रेजुएट के साथ भी कम्पीट कर रहे हो, आप एक इंजीनियर के साथ भी कम्पीट कर रहे हो. तो हर पॉसिबल स्ट्रीम से बच्चे इसमें बैठ सकते हैं. इसमें हर साल लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का और इसमें सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% है. तो हर साल वैकेंसीज भी अलग अलग होती है कि भाई सरकार को इस बार इतनी सीटें बढ़ी, इतनी सीट होती हैं. जैसे मेरे टाइम में मुझे 1000 के करीब थी, अभी शायद कुछ 800 सीट थी. तो वो वेरी करता है. तो आप सोचिए 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं सिर्फ 800 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं. तो ये सक्सेस रेट इतना होता जाता है छोटा छोटा, इसलिए इसको इंडिया की और कई मायनों से इवन इसको वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है. ठीक है, पर आप लोगों को मैं बिल्कुल इसका सीक्रेट बताती हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सर्वज्ञानी होना होता है या दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन बनना पड़ता है. बिल्कुल नहीं. इसमें सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन है. एंड मेरा इसे हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, इसमें सिंपल ये बात है जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई. क्या होता है जब मैं भी स्कूल में थी या मैं कॉलेज में थी तो मन होता है अब हम 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, हम अपना फोन देखते हैं, हम कुछ टीवी पे देखने लग जाते हैं. कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी कि अगर हमने आज का अपना टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है और उसमें मुझे 6 घंटे लगेंगे तो वो 6 घंटे विदाउट फेलिंग मुझे लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी. और जो बच्चा वो कर लेता है, स्पेशली अगर आप UPSC की बात करें तो कहते हैं कि UPSC एग्जाम ही देने के लिए पूरा 1 साल पढ़ना पड़ता है. तो 1 साल मतलब 365 डेज. उस 365 डेज का अगर रोज आके 7 से 8 घंटा पढ़ लिया तो आप अगर एक एवरेज इंटेलिजेंट बच्चे भी हो तो भी आप एग्जाम आराम से क्लियर करोगे. तो फाइट एक्चुअली इंटेलिजेंस की उतनी नहीं होती जितना है कि कौन रोज इतना पढ़ता है. फाइट बस उतनी चीज की होती है, यही उसका सीक्रेट. तो ये एग्जाम जो है मैंने जैसे आपको बताया टफ है, इसके लेवल्स भी 3 होते हैं. पहले होता है आपका प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं. मतलब एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD. तो उसमें फाइट होगी कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है. अब 2 ऑप्शन तो आप बिल्कुल डिसाइड कर लोगे कि ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते. फाइट होगी वो 2 ऑप्शन में से उसमें से सही कौन है. तो वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव होती है क्योंकि उसमें इतने सारे बच्चे होते हैं. वो उसमें काफी ज्यादा गेसवर्क भी होता है. ऑफकोर्स जितनी आप पढ़ाई करोगे उससे आपका जो नॉलेज बेस डेवलप होगा वो भी होगा और उसके अतिरिक्त प्रैक्टिस कि हम कितना प्रैक्टिस करेंगे. प्रीलिम्स का पेपर देने के पहले कहा जाता है कि कम से कम 100 पेपर पहले प्रैक्टिस करके जाना होता है तब एक्चुअल प्रीलिम्स पास करना. तो वो प्रैक्टिस
इज तो वो रोज इतना बैठ के डेडिकेशन के साथ उसको करते हैं, दैट इज एक्चुअली सीक्रेट कि अपन यूपीएससी कैसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है यूपीएससी एग्जाम में, स्पेशली मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा कि एग्जाम में क्या स्टेजेस हैं, क्या एग्जाम है। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है मेंस एग्जाम का, वो रिटन एग्जाम होता है। तो जहाँ फर्स्ट स्टेज एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, सेकंड स्टेज आपको होता है रिटन, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, आपको उसके आंसर लिखने होंगे और उसमें आपको दुनिया में किसी भी चीज पे आपको पूछ सकते हैं और आपको उसका 150 से 200 शब्द में आंसर लिखना पड़ता है। वो पेपर आपके टोटल 6 होते हैं, जिसमें से 2 पेपर उनका जो क्वेश्चन था ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो 4 होते हैं जनरल स्टडीज के पेपर, जो जनरल नॉलेज की सारी सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं। 2 पेपर उसमें होंगे ऑप्शनल स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा जो आपको चुनना होगा। इनका प्रश्न मुझसे ये था, मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट हम चुने। अब वो जो 2 पेपर्स हैं वो 500 मार्क के, 500 मार्क का समझ को कितना ज्यादा होता है, मतलब वो 500 मार्क में अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारा सिलेक्शन गारंटी है, और अगर हम वो नहीं कर पाए तो 500 मार्क इतने ज्यादा होता है कि हम लिस्ट से डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी क्रूशियल कि हम ये सिलेक्ट कर पाए कि कौन सा सब्जेक्ट उस टाइम चूज करना है। तो उसका आंसर ये है कि आपको 3 चीजें सोचनी पड़ेगी बिफोर यू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। फर्स्ट, पहला आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। क्या है कि मार्केट में ऐसे ट्रेंड आता था, जैसे मैंने जब टॉप किया था तो मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, तो लोगों को लगा अच्छा टॉपर जिसका पॉलिटिकल साइंस है तो सब पॉलिटिकल साइंस लेने भाग गए। दूसरे साल कोई दूसरे सब्जेक्ट का टॉपर था तो सब उसके पीछे भाग गए। तो इसमें एक्चुअली ये नहीं है कि किसने टॉप, इसमें आपका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तब आप उससे ज्यादा उस पर पढ़ पाओगे, ज्यादा से ज्यादा उस पर पढ़ पाओगे तो ही उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, मार्क्स लेके आओगे। तो द गेम इज ऑल अबाउट आप किस सब्जेक्ट में कितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही सब्जेक्ट में, तो मतलब मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और मेरी परफॉर्मेंस भी इस सब्जेक्ट में अच्छी थी, तो मैंने इसलिए अपना इसे ऑप्शनल लिया और इससे मेरे को 500 में से 300 मार्क्स आए। तो यूपीएससी में एक है ना, जो अभी अपन बोर्ड में 80, 90, 70% आता है, यूपीएससी में टॉपर के भी 50% ही होते हैं क्योंकि मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो 500 में से 300 जो कि मोर देन 50% था, तो मेरे को बहुत ज्यादा मार्कशीट देखोगे ना तो हमेशा होता है कि चाहे फर्स्ट टॉपर हो सेकंड टॉपर हो तो 2-3 मार्क का फर्क होता है। मेरा सेकंड टॉपर से 45 मार्क्स का फर्क था और थर्ड टॉपर से 50 मार्क्स का फर्क था, मतलब जो कुछ भी कर लेते वो है कि आई चूज द सब्जेक्ट इन विच आई वाज गुड एट, और गुड एट का भी डिसाइडिंग टेक्निक ये है कि हमें उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट्स नहीं होते। एक ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करनी होती है उस पेपर को क्लियर करने का, और ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, आर्ट्स से इंजीनियरिंग है तो 4 साल का होता है, मेडिकल है तो 5 साल का होता है। तो आप समझ रहे हो, इतना आपको वो पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो मैं कैसे करूँगी। सो फर्स्ट इज आपका इंटरेस्ट किसमें है, और जरूरी नहीं है मेरा जो इंटरेस्ट है वही आपका इंटरेस्ट, सबका अलग अलग होगा। दूसरा, काफी बार बच्चों को इंटरेस्ट तो होता है तो उस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते तो फिर से कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें ऐसा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, और मेरे उसमें 10th में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 12th में भी आ रहे थे, कॉलेज में भी मैं उसमें अच्छी मार्किंग करूँ, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, जो इनपुट है वो आउटपुट में भी, तो वो आपको तो धैर्य रखना है, क्योंकि फर्स्ट 20-30 पेपर में आप कम ही स्कोर करोगे, सब कम स्कोर करते हैं। उसके बाद जब आप 50वें पेपर दे रहे हो गया था तब आपका थोड़ा है ना बेटर होगा। जब आप 80-90 पेपर पे जाओगे तब आपका कट ऑफ के आसपास नंबर आएगा, और जब आप कट ऑफ के आसपास अपने मॉक टेस्ट पेपर में स्कोर करने लगे तब आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ अब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, अब मेरे पास एक फेयर चांस है कि मैं पेपर क्लियर करूँ। और एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, बट एट द सेम टाइम कॉलेज लाइफ उस तरह की सो दैट इज नॉट द राइट वे, क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए आगे जाके आप उसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आप तो कई एक महीने से वो 3 साल ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपको बाद में आपका टाइम सेव होगा। सो यू शुड नेवर इग्नोर दैट। सेकेंडली, कॉलेज में आप कोई भी सब्जेक्ट में यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि आप कोई भी स्ट्रीम लो वो यूपीएससी में कवर करो। तो अगर आप कॉलेज की भी वो पढ़ाई करते हो सिंसियरली तो कहीं ना कहीं आप यूपीएससी का कुछ पोर्शन का सिलेबस कवर कर रहे हो। तो यू शुड फर्स्ट थिंग इज नेवर इग्नोर योर कॉलेज स्टडी। जब अगर कॉलेज 8 आवर्स है और मैं कॉलेज के टाइम उसके बाद 4 घंटे या 2 घंटे भी निकाल लेती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, तो मैं बाद में आफ्टर कॉलेज मुझे एक साल प्रिपरेशन करना होगा, उसमें मैं कितना टाइम सेव करूँगी। हमारे दिन में 24 घंटे हैं, अगर आप 8 घंटे सोने में निकालते हो विच इज ओके 7 to 8 आवर्स एक नॉर्मल बॉडी को रिक्वायरमेंट है
उसके बाद आप 6 आवर्स अपना आने जाने में, घर पे टाइम स्पेंड करने में भी निकाल लेते हो, 8 आवर्स, फिर भी 2-3 आवर्स बच जाते हैं आपके खुद के सेल्फ स्टडी के लिए। अब क्या होता है, बच्चे उस टाइम इतना अवेयर नहीं होते, पता नहीं होता है क्या करना है, तो बच्चे वो टाइम वेस्ट करते हैं। और भाई अगर आपको अवेयरनेस हो कि नहीं आगे जाके मेरे यही 2-2, 3-3 घंटे कितना बाद में हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसकी अभी से तैयारी करते हो, बाद में टाइम बचाते हो, बेटर प्रिपेयर रहते हो, तो बेटर चांसेस होती है एग्जाम क्लियर करने के। तो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, आपको अपने उन 24 घंटों में से वो घंटे निकालने पड़ेंगे, विच इज वेरी डूएबल। जो हम वैसे टाइम वेस्ट कर देते हैं फोन पे, फ्रेंड्स के साथ, या वैसे डूइंग नथिंग, जरूरी नहीं कुछ करते ही है, डूइंग नथिंग में भी काफी टाइम वेस्ट होता है, वो आपको घंटे एक्स्ट्रा अपने शेड्यूल में से वो निकालने होंगे, वो आराम से निकलते हैं। चौथा ही सीसैट, तो वर्ष 2015 तक सीसैट के भी मार्क्स जुड़ते थे। अब सीसैट के मार्क्स जुड़ते नहीं, उस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है, अगर वो आप उतने भी ले आओ, स्टेट नंबर भी ज़्यादा ले आओ, तो वो आपका क्लियर होता है। सीसैट क्वालिफाई करने की वजह ये थी कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से थे या MBA ग्रेजुएट्स थे, वो उनको बहुत आसान पड़ता था, क्योंकि वो इतने साल उसी की पढ़ाई करते थे। तो जो बच्चा आर्ट्स का हो, मेडिकल का हो, उसको भटक पड़ता था, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। तो दिस इज अ गुड थिंग कि आफ्टर 2015 वो क्वालिफाइंग है, कि बेसिक इंटेलिजेंस से आप उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हो, तो आप वो पेपर क्लियर कर सकते हो। अब इसमें आप देखोगे कि आपको 100 क्वेश्चन में से भी वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। जैसे एक सेक्शन है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, अगर मेरा कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, उसी पैराग्राफ को पढ़ के उस पर सवाल होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए आसान है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो कि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके वो क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओ। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स स्कूल में ठीक ठाक था, तो उसमें मैथ्स के भी 10-20 क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसको टारगेट करें। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी वाले, उसमें भी वो इजी होता है, उसकी टेक्निक्स होती है सेट, जो कोचिंग में या अब तो इंटरनेट पे सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है, कि अगर वो हम चीज़ें प्रैक्टिस कर लें, तो वो 10-20 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्लियर करते हैं। कुछ लोगों का मैथ अच्छा होता है, वो मैथ के क्वेश्चन करते हैं, और कुछ लोगों का बेसिक जो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, वो उसकी स्ट्रेटेजी समझकर प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्लियर करते हैं, और कुछ चीज़ों की कुछ करके क्लियर करते हैं। तो बेसिकली आपको वो पेपर देख के अपनी स्ट्रेंथ एनालाइज करनी पड़ेगी, उस बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाकर प्रैक्टिस करके आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर क्लियर करें। Focus on one. दिस इज अगेन नॉट अ वेरी जनरल क्वेश्चन, मतलब ये अगेन आपकी इच्छा पे बेस्ड है। काफ़ी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी एग्जाम्स हैं, इसका एक पर्टिकुलर नॉलेज बेस कॉमन है, ठीक है। इनफैक्ट सबसे कॉमन तो ये एग्जाम्पल होता है कि लोग UPSC की परीक्षा की तैयारी करते हुए जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स है उसकी भी करते हैं, क्योंकि मोटा मोटा सिलेबस मैच करता है। तो भाई एक ही चीज़ की तैयारी करें तो 2 एग्जाम कर सकती है। तो ये मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। काफ़ी बच्चे नहीं भी करते, क्योंकि उनका लक्ष्य होता है UPSC, तो बस उसी की तैयारी करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सिलेबस कॉमन है और मुझे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की देनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल उसकी तैयारी करनी चाहिए था। एक जो है सबके लिए कॉमन पेपर है, कोई भी एग्जाम हो ना, चाहे स्कूल की क्यों ना हो, कॉलेज की क्यों ना हो, या बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आजकल सब कुछ करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। करंट अफेयर्स मतलब हमें रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक बुक्स में आपको एक स्टैटिक नॉलेज मिलती है, पर एक जो डायनामिज्म होता है ना, कि भाई ठीक है ये तो एक स्टैटिक नॉलेज है जो मैं किताब में पढ़ रही हूँ, पर एक्चुअली चल क्या है वो आपको अखबार अपडेट कर सकता है, या अखबार या न्यूज़ मैगजीन, या हम नेट पे अगर कोई हमारे पास ऐप है जिससे हम न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं। तो ये तरीके हैं कि स्टैटिक नॉलेज को डायनेमिक नॉलेज से कैसे कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट किया जाए, राइट। तो इनका सवाल ये है, क्योंकि UPSC परीक्षा से रिलेटेड है, कि करंट अफेयर्स का क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। तो UPSC भी जैसे बाकी एग्जाम्स होती है, हर चीज़ आजकल कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो जो एक हम किताबों में कुछ नॉलेज गेन करते हैं वो हमारा फाउंडेशन बनाती है, पर उसके ऊपर कि भाई अब वो फाउंडेशनल नॉलेज जो है उसको अप्लाई कैसे करना है या कैसे हो रहा है अप्लाई देश विदेश में, वो आपको करंट अफेयर्स भी दे सकता है कि क्या करंटली चल रहा है देश विदेश में। उसका सोर्स है न्यूज़पेपर। तो मेरा तो सबको सजेशन है, स्पेशली बच्चे जो 10th 11th 12th में अगर वो थोड़ा बहुत अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो उनमें बहुत अच्छा नॉलेज बेस डेवलप हो जाता है।
और अगर खासकर हम बात करें यूपीएससी परीक्षा की लिए, तो यूपीएससी परीक्षा में भी ओवरऑल आप मान लीजिए अगले साल की परीक्षा दे रहे हैं तो इस साल का करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होगा। और अगर आप इस साल का भी करंट अफेयर्स देखोगे तो उसका कोई ना कोई संबंध पिछले साल से होगा, क्योंकि कोई एकदम से तो इरप्ट होता नहीं है, उसकी ओवरऑल काफ़ी दिन काफ़ी महीने लगते हैं एक इशू को डेवलप होने के लिए। तो करीब जो भी आप साल में परीक्षा दे रहे हैं उसके पिछले 1-2 वर्ष का करंट अफेयर आपके लिए रिलेवेंट होता है। उसकी 2 तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक तो ऑफकोर्स अगर आप अगले साल दे रहे हैं एग्जाम, तो इस साल आप रोज पेपर पढ़ोगे, रोज उसे पढ़ोगे तो आपका एक लिंक बना रहेगा, तो वो तो आपका प्रिपेयर हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज आपको निकल के आएंगे जिसका आपको और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी। उसके लिए यूपीएससी की बहुत सारे करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, मासिक मैगजीन, उसको आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर देती है। अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, उसको याद करना है, समझना है, नोट्स बनाना है और एग्जाम देना है। पर बच्चे क्या करते हैं कि पूरे साल तो पढ़ेंगे नहीं, लास्ट के 1 महीने करंट अफेयर की कोई मैगजीन लाके पढ़ने लगेंगे, वो हमेशा फेलियर वाली स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि करंट अफेयर इतना आसान नहीं होता कि अपन ने 1 महीना पहले वो मैगजीन खोल के पढ़ लिया और हमें याद आ जाए। करंट अफेयर्स तब आपके दिमाग में रहेगा जब आप उसे डेली न्यूज़पेपर से परस्यू करोगे, क्योंकि मान लो कोई इशू डेवलप तो हुआ 6 महीने का, पर एकदम से उसकी हर चीज याद नहीं आएगी अगर आप वो एक दिन लेकर पढ़ोगे। पर अगर 6 महीने थोड़ा थोड़ा आपने न्यूज़पेपर में वो आ रहा था, आप कैजुअली उसे पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रहता है, तो आप कनेक्ट कर पाते हो और आपको ज्यादा दिनों तक याद रहता है। तो शॉर्टकट ना अपनाए करंट अफेयर्स के लिए, स्पेशली उसको रोज आधा 1 घंटा लें, तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल होगी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? नमस्कार मैम, मेरा नाम जैस्मिन कौर है। आपकी सुंदर मैं आपसे ये क्वेश्चन जानूंगी कि स्कूल लाइफ में हम थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, बहुत स्वीट हो आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जब इन्होंने मुझसे ये बोला कि मैम जब आप स्कूल में थे, तो जब मैं स्कूल में थी तब फोन नहीं थी तो मेरे पास कम डिस्ट्रैक्शन थे, आप लोग स्कूल में अभी फोन है। तो देखो यार, फोन तो जब आप लोग अच्छी चीज़ों में यूज़ करोगे तो वो तो एजुकेशन में हेल्प करेगा, और जब आप वही उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे कि पढ़ाई से हम दूर हो गए, तो वो तो चीज़ ऑफकोर्स हार्मफुल है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ता है ना? क्योंकि ऑफकोर्स अपने पास फ़ोन है, जैसे मैं भी बैठी हूँ तो ये बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी एक काम से, तो अच्छा कोई मैसेज आया तो मैं देख ही रही थी, तो वो अब तो ओके है, पॉसिबल है कि मैं मल्टीटास्क कर सकती हूँ। पर जब आप स्टूडेंट ईयर्स में होते हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हो, तब हमें फुल अटेंशन देना होता है, और ये हमारी गलती होती है अगर हम सोचते हैं कि हाँ फ़ोन देखते देखते भी हमारी पढ़ाई हो रही है। वो कभी भी क्या कहते हैं ना, 100% हमारा नहीं होता उसमें एफर्ट, और किसी भी चीज़ में अगर आप 100% एफर्ट नहीं दोगे ना तो उसका रिजल्ट भी 100% नहीं आएगा। ये तो लाइफ की बेसिक थ्योरी। तो थोड़ा सा खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा कि चलो फ़ोन है भी अगर हमारे पास, तो जब हम पढ़ रहे हो तब हम स्विच ऑफ करके उसको दूर रखें, क्योंकि अगर फ़ोन ऑन है, उसकी घंटी बज रही है, उस पर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हम डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं। ह्यूमन बिहेवियर है, स्वाभाविक है, ऐसा होता है, तो हमें खुद दूर रखना चाहिए। वैसे मैं तो थोड़ा सा ये बात भी स्कूल के बच्चों के पास छोड़ दी होती है क्योंकि बच्चे क्या है, जब हमारी छोटी उम्र होती है तब हम इतना अच्छा सोच नहीं पाते अपने लिए। पेरेंट्स बोलते हैं तो हमें लगता है कि अरे तो हमें इंजॉय नहीं करने दे रहे, तो हम थोड़े रिबेलियस भी होते हैं कि हमें ऐसा क्यों रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। तो उस टाइम की समझ नहीं होती, वो समझ बहुत बाद में आती है। इनफैक्ट जब मैं भी स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मुझे भी जब मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं बैठ के पढ़ो पढ़ो, तो ऑफकोर्स सभी को अच्छा पढ़ना, अगर कोई आपको बोले बस पढ़ते रहो तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, वो तो मन मार के पढ़ना पड़ता है। बट वही चीज़ है जो बाद में आपकी लाइफ ईजी करती है। तो जैसे मेरे फादर तो मुझे यही बोलते थे कि बेटा अभी आप जितना मेहनत करोगे तो बाद में एंजॉय करोगे, और अगर आप अभी एंजॉय करोगे तो पूरी लाइफ मेहनत करते रहोगे। तो ये चीज़ मैं आपको आज सभी को कहूँगी कि अभी अगर एंजॉय कम करेंगे और मेहनत ज़्यादा करेंगे तो पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे, और भाई अगर आप अभी एंजॉय करेंगे तो पूरी लाइफ कवर करनी पड़ती है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, थोड़ा खुद को कंट्रोल, और मेरे ख्याल से तो आप फोन मत रखो तो डोंट कीप योर फोन, मतलब स्कूल के बच्चों को तो बिल्कुल पूरा फोकस। आप देखो पूरी लाइफ में सिर्फ हम स्कूल के
12-14 साल ही तो पढ़ते हैं, फिर बस ग्रेजुएशन 1 साल का, फिर तो पढ़ाई बंद हो जाती है एक महीने से। तो इस ईयर्स, ये जो अपने स्कूल ईयर्स होते हैं, कॉलेज ईयर्स, एजुकेशन के स्टूडेंट ईयर्स होते हैं, इसको फुल यूटिलाइज करना चाहिए। और अभी नहीं समझ आती, जब हम भी आपके एज में थे, अभी तो अच्छे नहीं थे, अभी तो सुलझे हुए नहीं थे, बाद में आता है, तो तब वही लगता है कि नहीं पढ़ना है, थोड़ा इंजॉय कर ले, कर ले। बट अगर आप ये चीज़, ये लाइन याद रखोगे ना, तो आप काफ़ी सारे लाइफ के डिसीजन अच्छे ले पाओगे। तो बस आप इतना याद कर लो कि अभी स्ट्रगल कर लिया तो बाद में इंजॉय, और अभी इंजॉय कर लिया तो बाद में होते हैं। आपके ऊपर है बच्चे कि आपको क्या सूट करता है। काफ़ी बच्चों को सूट करता है कि मैं क्लासरूम जाऊँ, वहाँ टीचर मुझे पढ़ाए तो मुझे चीज़ें समझ आती नहीं ज़्यादा। काफ़ी बच्चों को लगता है कि मुझे तो घर से ज़्यादा आराम है, कि मेरे लैपटॉप पे या टैबलेट पे या मोबाइल पे क्लास चल रही है और दैट इज फाइन फॉर मी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क आएगा। आप क्लासरूम एजुकेशन भी करोगे तो भी आपको वही क्वालिटी मिलेगी, आप वर्चुअल करोगे वो आपके ऊपर है कि आपको एज स्टूडेंट क्या अच्छा लगता है, आपके आउटपुट किसमें ज़्यादा निकलते हैं। क्या है कि जैसे ऑफकोर्स काफ़ी बार जैसे आपका भी क्वेश्चन था, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट गाँव से पढ़ रहे हैं या ऐसे शहर से पढ़ रहे हैं जो भी छोटे हैं, तो उनको ये लगता है कि बड़े शहर वाले बच्चे जहाँ पे बड़े, जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली तो हब है इसका कि वहाँ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। जयपुर आपकी राजधानी थी, चलो वहाँ पे है, पर जैसे जिले में थोड़ी ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो जब हम इस सिनेरियो में हैं तो इसमें वर्चुअल कोचिंग बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि वही टीचर जो वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही आपको फोन पे पढ़ा सकते हैं, तो आपकी क्वालिटी में कोई नहीं होगा, आपकी बस मेहनत नहीं है इसमें। तो आप वैसे मत जाओ कि क्लासरूम वाला बेटर है या वर्चुअल वाला, आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको जो कंफर्टेबल लगे। काफ़ी बच्चों को लगता है कि हम तो वहीं जाकर तैयारी करेंगे, तो बच्चे वहाँ चले जाते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है नहीं हम अपने घर पे तैयारी करेंगे, तो तब वर्चुअल क्लासेस जो होती है ना, तब वो बहुत बेहतर है, राइट। Prepare such a great exam. Is it possible to clear this exam without coaching or without any guidance? It's possible to clear the exam without coaching, but guidance का मतलब ये है कि आपकी एक स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए ना। चाहे लाइफ में कोई भी एग्जाम हो, एक बोर्ड एग्जाम से लेके कॉलेज की ग्रेजुएशन एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के तो आप फिर है ना रैंडम प्रिपरेशन करोगे तो ऑफकोर्स वो तो उससे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। पर जरूरी नहीं है कि आपको कोई कोचिंग क्लास जाके क्लियर करना है, आपको दिल्ली या मुंबई जाके पढ़ना पड़ेगा, आपको पता नहीं कुछ किसी धुरंधर कॉलेज से होना पड़ेगा, या आपको अंग्रेजी माध्यम होना होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर ये दो चीज़ें आपके पास है और आपने वो है कि नहीं, मैंने जो आपको पहले भी बताया कि 8 घंटे रोज देना 365 डे, क्यों नहीं क्लियर होगा आपको? सबका क्लियर होता है, आपका क्लियर होगा। तो पर ये जो रोज का पढ़ना होता है ना, यही तो मेरी फाइट होती नहीं कर पाते बच्चे, वो भी इसमें थक जाते हैं, नहीं होता। दिन में 8 घंटे पढ़ने उसके 4 घंटे पढ़ पा रहे हैं कि 10 नहीं पढ़ना, मन नहीं हो रहा, या कोई किसी की कुछ परिस्थितियाँ भी होती हैं, तो उस वजह से बच्चे नहीं कर पाते। पर आपको मैंने जैसे कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आजकल सब कुछ आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, आपके लैपटॉप पे अवेलेबल है, आप सारी वर्चुअल क्लासेस ले सकते हो। इवन यूपीएससी का सिलेबस हो, उसकी एग्जाम स्ट्रेटेजी हो, कौन सी किताब उसके लिए पढ़नी हो, वो भी आपके नेट पे पूरा अवेलेबल है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये किताब है। तो जब सब कुछ आपके पास है तो सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी और आपका टाइम लगेगा, वो आप दोगे तो आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे क्लियर करके आते हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम बच्चे क्लियर करके आते हैं। हर बैच में, मेरी बैच में बहुत हिंदी मीडियम से भी थे और दूर दूर छोटे छोटे गाँव के बच्चे भी आए, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना मेहनत करना पड़ेगा। नमस्ते मैम, मैं रेखा 11th साइंस मैथ से। मैम, लाइफ में परसेंटेज ज़्यादा मायने रखते हैं या फिर मेहनत? कभी कभी ऐसा होता है अपन ज़्यादा पढ़ लेते फिर भी मार्क्स कम आते, और कभी मार्क्स कम आते फिर भी मार्क्स ज़्यादा, जिससे हम डीमोटिवेटेड होते हैं कि हमने इतना पढ़ा फिर भी हमें नंबर कम आए, क्यों? देखो, अगर बिना पढ़े मार्क्स ज़्यादा आ गए मतलब वो तो आपका लक था तो वो थोड़ा लक था, और उस दिन विशेष आशीर्वाद था भगवान का आपके ऊपर, पर वैसे तो पढ़ने वाली मार्क्स आते हैं पर देखिए, ये जरूर होता है, चाहे हम चाहे स्टूडेंट ईयर्स में हो या बाद में हम नौकरी करते हैं, जैसे आप आई मीन माई जॉब अपने स्टूडेंट ईयर्स से निकल सकते हैं। देखिए, लाइफ में अप्स डाउन चलते रहते हैं, काफ़ी बार किसी चीज़ के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं पर नहीं मिलती है, तो
उसके लिए थोड़ा मेंटली अपने को कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। ये सबके साथ होता है, किसी का भी ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं। जैसे मेरे क्लास 8 को बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर मेरे 10th में अच्छा है, फिर मैं लगातार इम्प्रूव करती रही। पर जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के हमेशा ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये तो अच्छे मार्क्स बुरे मार्क्स आना, परसेंटेज अच्छा आना ना आना, ये चलता रहता है। हमें अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए। कभी किसी एग्जाम में कम मार्क्स आए तो उससे ज़्यादा निराश भी नहीं होना है, क्योंकि ये तो होता रहता है और ये सबके साथ। हमें अपनी मेहनत बरकरार रखनी चाहिए और हमेशा पढ़ने पर भी ज़्यादा मार्क्स आने की मतलब 100% गारंटी है। वो तो कभी नहीं पढ़े और मार्क्स आ गए, वो आपका लगता। तो उस स्ट्रेटेजी पे ना करें, मेहनत हमेशा करें और कोई बात नहीं, एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम अपना 100% दें, बाकी सब बोर्ड पे छोड़। कभी अच्छा रिजल्ट भी आता है, कभी कभार बुरा रिजल्ट भी आता है, पर हमें निराश नहीं होना है, अगले एग्जाम के लिए और भी राइट। But I'm going to do my graduation from an open university. तो मैम हमेशा मन में इनसिक्योरिटी रहती है कि जो बच्चा रेगुलर से पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके साथ मेरा कंपटीशन होगा। और मैम आपने बताया कि ग्रेजुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो मैम इन इनसिक्योरिटीज़ को कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये फियर हमेशा रहता है कि ग्रेजुएशन जो रेगुलर से कर रहा है उसके साथ मेरा कंपटीशन होगा। अगर हम ऐसे नहीं करें तो बच्चे से कैसे करेंगे। आप सब बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप कहीं पे भी हो, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। पहली बात ये अपने आप को कम नहीं समझना है। दूसरी चीज़, जब मैंने कहा कि ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये है कि बच्चे ग्रेजुएशन को सीरियसली ले, वो अपना इंजॉय करने में टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई नहीं करते सीखते। अब आप चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाकर वहाँ पे बस मजे करते हैं और पढ़ाई नहीं करते। उनका थोड़ी ना क्लियर होता है जस्ट बिकॉज वो डी में जाके पढ़ रहे हैं। आप ओपन से पढ़ो, आप राजस्थान से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, आप अब्रॉड जाके पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप जैसे कॉलेज एंटर करोगे ना, आपको दिखेगा अरे बहुत फ्री टाइम है तो इंजॉय कर लीजिएगा, वो उस चीज़ से बचना है। अब जैसे आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो आप काफी बार घर पे ही रहोगे, आप घर पे ही रहोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, आप लोगे, उस चीज़ से आपको बचना है। तो ये सब भूल जाइए कि हम जैसलमेर में हैं, हम इधर से हैं, हम उधर से हैं। आप अगर पढ़ लोगे आप निकल जाओगे। और जो ये अभी आप कह रहे थे यही के देशन का, मुझसे 2 बैच जूनियर उनका IAS का सिलेक्शन हुआ है, वो भी तो जैसलमेर से ही है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी और वो भी इंटेलिजेंट। इट इज ऑल अबाउट वन थिंग कि आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है और अपना टाइम डिवोट करना है पढ़ाई। तो अब आप ये भूल जाइए, और जो आपने कहा ना इनसिक्योरिटी होती है, भूल जाइए। इनसिक्योरिटीज का इसमें कुछ मतलब नहीं होता। हर साल हर बैच में हर बच्चे हर जगह से आए हैं, तो आपको किसी से अपने आप को कम समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप में इतना जरूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अगर इस एग्जाम को क्लियर करने की कमिटमेंट करी है तो मैं उतने घंटे निकाल के पढ़ूंगी चाहे कुछ। स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स का थोड़ा सा तो अभी ये थोड़ा क्या करेंगे, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेगुलरली आपकी एग्जाम नहीं कंडक्ट होती है। तो ये बात तो सही है। जैसे अभी मतलब जैसे यूपीएससी का होता है ना, हर साल निकलती है और हर साल एग्जाम भी टाइमली होती है, वो चाहे राजस्थान हो या दूसरी स्टेट्स का भी हो। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट तो है, ये मैं मानती हूँ कि एग्जाम भी टाइमली कंडक्ट नहीं होती और फिर सिलेक्शन भी होता है तो पता नहीं काफ़ी कोर्स में भी रह जाता है और फिर वो 2-3 साल बाद अपॉइंटमेंट्स होती है। तो ये तो थोड़ा है, बट अब दिस इज अ पॉलिसी इशू ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसमें तो ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि बच्चों को तो प्रॉब्लम होती है इससे। तो ये बात तो सही है कि क्योंकि एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बहुत बच्चे बैठते हैं, हम मेहनत करें पर काफ़ी बार बच्चे क्लियर नहीं भी कर पाते हैं। तो इसलिए ये जरूर रहता है कि हम अपने लिए बैकअप रखें कि हम और भी सिमिलर एग्जाम्स की, क्योंकि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जिनका सिलेबस मैच करता है वो ज़्यादा एफर्ट तो लगता नहीं है, तो हम दूसरी भी एग्जाम्स के लिए करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों का फाइनेंशियली भी वीक होते हैं कि हमें जॉब जल्दी से जल्दी चाहिए, काफ़ी बच्चों को अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना होता है, तो सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो वो तो बात आपकी ठीक है कि अगर आपके पास एक बैकअप हो, और तो मान लीजिए कोई एग्जाम डिलेड है और आपका ऑलरेडी किसी और चीज़ में सिलेक्शन हो गया, तो आप उसकी जॉब करते हुए भी उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप एक क्या कहते हैं ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो गलत एडवाइस मैं नहीं दूंगी है, क्योंकि सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं।
पर जहाँ तक कि कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस आपको एक ही चीज़ से आ सकता है कि अगर हम स्पेशली अगर परीक्षा की बात करें कि हमें जितना घंटे पढ़ना है हम वो घंटे पढ़ रहे हैं, तो उससे कि हमने मेहनत करी, हमने अपना 100% दिया, वो हमें एक इंटरनल कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा कि जो हम एक मॉक टेस्ट पेपर देते हैं ना, अगर उससे हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस का स्रोत कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वही तो आपका एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि आप आने वाली एक्चुअल एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस करें। तो यही वो चीज़ें जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। बाकी तो ये पूरे ना मेंटल इशूज है कि क्योंकि एग्जाम स्पेशली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, एक एक साल पढ़ना और इतने घंटे पढ़ना कोई आसान बात तो है नहीं। और जैसे मैंने कहा कि कभी हम सफल होते हैं, कभी हम सफल नहीं भी होते हैं, तो उसमें निराशा होती है, बहुत डिप्रेशन होता है, वो हमारा कॉन्फिडेंस कम भी करता है। तो उस चीज़ को टैकल करना एक डिफिकल्ट टास्क है बिल्कुल, पर बार बार अपने आप को ये याद दिलाना कि सिर्फ मेरे साथ ये नहीं, सब बच्चों के साथ ये, सबका हाल यही है, वो एक थोड़ा संभल देता है किसी चीज़ में। प्लस रियल कॉन्फिडेंस ये आएगा कि आप जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं। और बाकी ऑफकोर्स हम अगर एक अच्छे इन्वायरमेंट से रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो भी हमें संभल देता है। बट ऑनेस्टली इट इज टफ और मेंटली प्रॉब्लम देती है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन है, तो ऐसा लगता तो उससे हमें लगता है ना। ऐसा कोई कितना धैर्य की पैसे चाहिए, किसी को बोले ना कि हम यूपीएससी को बोलते हैं कि तुम्हारा पीछे का बैकग्राउंड देखो, उसका क्या हो सकता है। आप सब कुछ इंटरनेट पर देखते हैं, तो आपको कोई महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके नहीं पढ़ना है, आपको तो जैसलमेर की भी बात करनी है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे देखिए, आप गूगल पे सर्च करें।